एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आज सबको पता है कि राष्ट्रपति का जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप पहले देख लीजिए। चैनल पर मैं आपको बता दूं कि नए जुड़े हैं तो सिविक्स की क्लासेस चल रही हैं। पहले की वीडियो आप सारी देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो आज बारी है हमारे राष्ट्रपति के पार्ट 2 की। ठीक है, इससे पहले आप सारी वीडियो देख लीजिए। और अगर आपने देखिए अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखिए, पहले की वीडियो देख लिए तो वेल एंड गुड है। तो पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ही जो है पार्ट 2 आपको समझ आएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी काम को शुरू करते हैं। अच्छी लगे वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कीजिएगा। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ, ये हमारा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि विधायिका संबंधी शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं, न्यायपालिका संबंधी शक्ति, सेना संबंधी शक्ति, आपातकालीन संबंधी शक्ति, विवेक संबंधी शक्ति। ठीक है, तो ये सब क्या है? राष्ट्रपति के कार्य हैं। ठीक है, इन कार्यों के बारे में क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस में क्या कार्य है और राष्ट्रपति का उसमें कितना योगदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधायिका संबंधी शक्ति को अब हम देखते हैं। संसद में आप सबको पता है कि 2 तरह की सभाएं होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा क्या करता है? एक अपना बिल पास करता है। ठीक है, और जो राज्यसभा है वो भी अपना एक बिल पास करता है। इन दोनों के जो बिल हैं ये अपनी आपसी सहमति के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर इन दोनों की सहमति हो रही है, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की सहमति से जा रहा है और राष्ट्रपति की भी जो अगर सहमति है, तो जो ये बिल है गाइस, ये क्या बन जाता है? एक एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी राष्ट्रपति को लगता है कि ऊंच नीच है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है अगर उनको, तो इसको वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनको कुछ भी कोई भी डाउट नहीं है तो क्या होगा? ये एक्ट बन जाएगा। बिल क्या बन जाएगा? आपका एक एक्ट बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति जो है गाइस, वो संसद का क्या है? एक अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। संसद में जितने भी आपके काम होते हैं, जैसे कि नए राज्यों की निर्माण और धन संबंधी विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही रखा जाता है। अगर मान लीजिए कि संसद में नए राज्यों की बात हो रही है, उसके निर्माण की बात हो रही है, भाग मैंने आपको पढ़ा दिया है, भाग 1 में आपको राज्यों के बारे में डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है। अगर उसके निर्माण में और धन संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उसकी अनुमति नहीं ली है राष्ट्रपति से, तो आप वो कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बिना आप कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने अनुमति दे दी है तभी हम आगे इस प्रोसेस है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इनके जो है अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 123, इसको याद करना कितना आसान है। 1 2 3। अनुच्छेद 123 के तहत क्या है कि जो राष्ट्रपति है, एक अध्यादेश जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं हम? ऑर्डिनेट। राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेट जो है जारी कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? कानून। अध्यादेश को हम कानून भी कहते हैं। और ये क्या बनाता है? कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो ऑर्डिनेट है वो कौन बनाता है? तो राष्ट्रपति बनाता है। ऑर्डिनेट जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 1 2 3 123 के अंतर्गत आता है। कौन इसको बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है, और इसमें किस प्रकार की जो है शक्ति सम्मिलित होती है? इस ऑर्डिनेट में विधायिका संबंधी शक्ति सम्मिलित होती है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि विधायिका संबंधी शक्तियों में ऐसा खास क्या है जो आपको जानना जरूरी है। देखिए, संसद जो है गाइस, वो 8 महीने काम करती है। संसद 8 महीने काम करती है और ये 4 महीने बिल्कुल खाली रहती है। 4 महीने बिल्कुल ये खाली रहती है। तब क्या होता है? सरकार जो है इन 4 महीनों के लिए, सिर्फ और सिर्फ सरकार ने उन 4 महीनों के लिए राष्ट्रपति जो है अध्यादेश कानून जो है बना सकता है। इन सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों के लिए, 8 महीने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। 4 महीनों के लिए संसद की अनुपस्थिति में अध्यादेश को क्या करना होता है? संसद सत्र जो है शुरू होते ही 6 महीने के अंदर अंदर इसको पास करवाना अनिवार्य है। संसद की अनुपस्थिति जब सत्र शुरू हुआ, ठीक है, सत्र शुरू होते ही उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर जो भी काम इन 4 महीनों में हुए हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है, तो 4 महीने वाले काम को
इसमें पास करवाना अनिवार्य हो जाता है जब आपका सत्र बिल्कुल शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या है मैं आपको फिर से समझा रही हूँ। संसद 8 महीने काम करती है, 4 महीने वो बिल्कुल खाली रहती है। सरकार ने ऐसा क्या किया है, अगर 4 महीने संसद को खाली छोड़ दोगे तो फिर तो बहुत कुछ हो जाएगा। सरकार ने क्या किया है, राष्ट्रपति को कहा है कि आप एक अध्यादेश, जिसको हम कानून, जो भी वो मर्जी है वो कानून बना लेता है। ठीक है, इन 4 महीनों के लिए वो अध्यादेश होता है। ठीक है, और जब सत्र शुरू हो जाता है यानी संसद फिर से फॉर्म में आ जाती है, तो उसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर जो इन 4 महीनों में जो भी कार्य हुआ है उसको यहाँ पर सबमिट राष्ट्रपति को करवाना होगा कि 4 महीनों को क्या क्या काम हुआ है। अगर अध्यादेश इन सत्र शुरू होते ही अगर ये संसद में नहीं लाता है तो जो भी यहाँ पे कार्य किए गए हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। अगर वो ले आता है तो वेल एंड गुड है, अगर वो नहीं लाता है, जो भी यहाँ पर काम हुए हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अध्यादेश बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। संसद सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करने का कार्य करता है। ये जो चीजें हैं ना, लोकसभा को भंग करती हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंगल भारतीयों और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन ये अब नहीं है। आंगल भारतीय मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो विधायिका संबंधी शक्तियां हैं ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। वीडियो पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ अब लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसा खास क्या है जो आपको पता होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कार्यपालिका मतलब कार्य करना, राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, इसमें प्रधानमंत्री और उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। राजदूतों को भी नियुक्त पत्र क्यों कर सकता है, जारी कर सकता है। राजदूतों की नियुक्ति पत्र कौन जारी कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। जो प्रधानमंत्री है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं, समस्त सब कुछ शक्तियां जो हैं राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका उपयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ मंत्री परिषद के माध्यम से क्या कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, जितनी भी शक्तियां हैं, जितना भी है उसको उपयोग है, उसके अंडर जितनी भी उसकी मंत्री परिषद है उसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, काम अपना कर सकता है। संघीय स्तर पर सभी प्रमुख पदाधिकारियों और सभी आयोगों की अध्यक्ष और उनके सदस्यों को भी वो क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ किस पे बात हो रही है, संघीय स्तर पर, यानी केंद्र स्तर पर यहाँ पर बात हो रही है। राज्य स्तर पर राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है, ध्यान से पढ़िए। संघीय स्तर पर यहाँ पे बात हो रही है कि संघीय स्तर पर सभी पदाधिकारी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, और सभी आयोगों की अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है कि ये संघीय स्तर पर है, पदाधिकारी हैं, आयोगों की अध्यक्ष हैं और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये क्या है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं हमारे राष्ट्रपति की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे हम न्याय शक्तियों के बारे में। इसमें ऐसा खास क्या है कि अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी अपराधी की सजा को वो कम कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी अपराधी की जो सजा है उसको बिल्कुल कम कर सकता है। कैसे, लघुकरण, परिहार और प्रविलंबन कर सकता है। ठीक है, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, अभी आपको बताती हूं मैं। लघुकरण, परिहार और प्रविलंबन कर सकता है, और इसके साथ साथ क्या कर सकता है, और वो फांसी की सजा भी कम कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर किसी ने अपराध किया है और अगर उसको फांसी की सजा दी गई है तो उसकी फांसी की सजा को भी वो क्या कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है, माफ कर सकता है, सॉरी। ठीक है, लघुकरण के बारे में हम जानेंगे। मैंने आपको भी बताया कि सजा को कम कर सकता है। तो लघुकरण क्या है, सजा की प्रकृति में ही परिवर्तन कर दिया जाए। मान लीजिए अगर किसी को कह दे कि तेरे को फांसी की सजा दी गई है, तो उसको कह देंगे कि अगर फांसी की सजा ना दो उसको उम्र कैद दे दो। तो ये क्या हुआ, सजा की प्रकृति में बिल्कुल क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। परिहार मतलब प्रकृति को छेड़े बिना ही सजा जो है कम कर दी जाती है, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं, अपनी मर्जी से क्या है जो है सजा को कम कर दिया गया।
प्रविलंबन निलंबित कर देना, उसको टाल देना। ठीक है, समझ गए होंगे आप। लघुकरण, परिहार और प्रविलंबन, तो ये क्या है, इसकी न्यायपालिका जो शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 143 के तहत सार्वजनिक हित के किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, यानी कि पब्लिक हित के लिए, पब्लिक के लिए वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, जिसको मानने के बाद वह बाध्यकारी नहीं है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई उसने सलाह ले ली है, अगर वो उसको सलाह अच्छी नहीं ली है, अच्छी नहीं लगी है, तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि इसको मानना ही पड़ेगा, वो सलाह जरूर लेगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सार्वजनिक हित के लिए, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको न्यायिक शक्तियां भी समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, सेना संबंधी शक्तियों को जानने की कोशिश करते हैं। जो राष्ट्रपति है गाइस, वो भारत की तीनों सेनाओं का, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनका सर्वोच्च कमांडर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है आपसे कि सर्वोच्च कमांडर वो किस फोर्स का होता है, किस सेना का होता है, तो आर्मी सेना का होता है, नेवी सेना का होता है और एयरफोर्स सेना का जो है ये सर्वोच्च कमांडर होता है। कौन? राष्ट्रपति। भारतीय सेना के द्वारा किए जाने वाले किसी भी युद्ध की व समापन की घोषणा राष्ट्रपति करता है। भारतीय सेना की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, ध्यान से देखिए। भारतीय सेना के कोई भी अगर युद्ध हो रहा है, कहीं छिड़ गया है, तो उसका अगर समापन करना है तो उसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये सेना संबंधी शक्तियां कंप्लीट हुई। आगे बढ़ते हैं। आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के अंतर्गत आता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश में या देश के किसी भी विशेष हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल जो है घोषित किया जा सकता है इन कंडीशंस पे। ठीक है, अब देखते हैं कि कब कब ये हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था 1962 में, जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। 1971 में फिर ये दोबारा हुआ, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। फिर बात करेंगे हम 1975 यानी कि 1975 में जो आंतरिक गड़बड़ियां हैं, सशस्त्र विद्रोह, उबार लगी थी। ठीक है, ठीक है। तो 1962, 1971, 1975 पे आपातकालीन शक्तियां लगी हैं आपके अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, तो 3 राष्ट्रीय आपातकाल जो हमारे भारत में अब तक लग चुके हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि अब तक कितने राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं। तो 3 राष्ट्रीय आपातकाल जो हैं हमारे भारत में लग चुके हैं। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो ये हैं आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन 356, इसमें ऐसा खास क्या है कि जब राज्य संवैधानिक तरीके से कार्य ना करती हो, तो उस स्थिति में राज्यपाल प्रवेश में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आप अपने तरीके से भी समझ सकते हैं कि राज्यपाल अगर प्रवेश कर गया है तो राष्ट्रपति शासन लगाने की वो क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। ना करे तो यहाँ पर राज्य की बात हो रही है। जब राज्य काम ना करे संवैधानिक तरीके से, तो जो राज्य का होगा तो राज्यपाल होगा। ठीक है, अगर वो राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या कहेगा कि राष्ट्रपति, अगर आप जो है हमारे राज्य में ना राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ये कहने का मतलब है कि राज्य में अगर कुछ काम नहीं ढंग से नहीं हो रहा है, संवैधानिक कार्य नहीं हो रहा है, तो राज्यपाल क्या करेगा? जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति को कहेगा कि हमारे राज्य में आप जो है राष्ट्रपति शासन लगाइए, उसकी सिफारिश करेगा। तो ये किस में आता है राष्ट्रपति शासन? ये आता है आपके 356 अनुच्छेद में। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद में है। जब राष्ट्रपति को लगे कि देश जो है हमारा वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर चल रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये आर्थिक दृष्टि से कमजोर के लिए होता है। वित्त मतलब पैसा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। ये सब आपको याद करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विवेकी शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद अगर मौजूद ना हो तो क्या होता है? जब लोकसभा के आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो,
लोकसभा के आम चुनाव की बात हो रही है। अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो किस पार्टी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। किसके विवेक पर? राष्ट्रपति के विवेक पर। जब दूसरी कंडीशन है विवेकी शक्तियों में कि मान लीजिए हमारे पीएम की मृत्यु हो गई है तो किसी नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना है, तो ये भी कौन कार्य करता है? ये हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये कंडीशंस हैं, ये शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। जब प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है घोषित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, ये भी इसके विवेक पर क्या करता है? निर्भर करता है। इतनी पावर्स हैं हमारे राष्ट्रपति के पास कि प्रधानमंत्री, पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो इतनी अथॉरिटी है कि वो किसको, राष्ट्रपति किसको अपने पास बुलाएगा सरकार बनाने के लिए, वो इनविटेशन दे सकता है। ये भी इसके विवेक पर यानी कि इसके दिमाग पर निर्भर करता है, कहने का भाव ये है यहाँ पर। तो ये होगी हमारी विवेकी शक्तियाँ। हाँ जी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बताई थी। ठीक है, इससे इसके चुनाव होते हैं, मैंने आपको अच्छे से डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्या है, तभी कह रही हूँ कि पहले की वीडियो देख लीजिए। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, दो तरीके से जो है आपके चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के। एक तो होता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी कि समानुपातिक तत्व प्रणाली। ठीक है, और पहले ये कंडीशन होती है। तो इसमें क्या है कि इसमें पंचायत के चुनाव होते हैं, विधानसभा में चुनाव होते हैं, या लोकसभा में या नगर पालिका में व्यक्ति क्या होता है, इन चुनावों में खड़ा होता है। ठीक है, इन चुनावों में क्या हो सकता है? खड़ा हो सकता है। ये तो होगी हमारी पहली कंडीशन। प्री ऑपरेशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है? राष्ट्रपति राज्यसभा पार्टी चुनाव में खड़ा होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसको इतना डिटेल में जाने की कोशिश मत करिएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर से आपको पता होना चाहिए कि पहले वो किस सिस्टम में आता है, फिर वो किस सिस्टम में आता है। पोस्ट सिस्टम में आता है और फिर आता है प्री ऑपरेशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो कंप्लीट हुई। कैसी लगी आज की वीडियो? तो ये था हमारा राष्ट्रपति का पार्ट टू। तो कल जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका पार्ट 3 में आपका राष्ट्रपति कंप्लीट। उपराष्ट्रपति मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, पार्ट 3 में सिर्फ हम कितना करेंगे, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे, जानेंगे हम प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जल्दी जल्दी मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो पार्ट 3 में सिर्फ हम कल इतना ही करेंगे। 10 मिनट की वीडियो रहेगी तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगी जितना रह गया है। ठीक है, तो कैसी लगी आज की वीडियो? तो आपने अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक देना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। अब आप क्या करेंगे, चैनल पर अगर नए आए हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। आप लाइक बहुत कम करते हैं, और कमेंट में अपना जो है फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, देखिए 9:45 हो गए, बस मैं अपलोड अभी कर दूंगी ताकि आपको आज की डेट में वीडियो मिल जाए मेरी। रात को आप देख के सोएं। नोट्स अपने बनाते रहिए, यस, नोट्स अपने बनाते रहिए और साथ साथ उसको रिवाइज भी करते रहिए, तभी आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। मुझे खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब आप कहते हो कि हम सुन के नोट्स बना रहे हैं। मैं कहती हूँ वो तो उससे अच्छी बढ़िया कोई बात ही नहीं होगी। अगर आप सुन के मेरी वीडियो बना रहे हैं तो इतना इतना पोटेंशियल आप में है कि अगर आपको कोई दिक्कत है ना, अगर आप सुन पा रहे हैं तब भी आप लिख रहे हैं, सल्यूट है आपको। तो अगर आप इतना भी कर पा रहे हैं ना अपनी शिक्षा के लिए, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है जब मैं आपके ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो ज़रूर कीजिए, नोट्स अपने खुद बनाइए, डिपेंड नहीं रहना है नोट्स पर। टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने बना लिया है, नीचे लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में मैं आपका। ठीक है, तो उससे भी जुड़ जाइए, उसमें भी मैं आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करूंगी, लेकिन नोट्स मैं नहीं दूंगी। नोट्स आप अपने बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए, देखिए फिर देखिए, नहीं पता चल रहा वीडियो देखिए, देखते रहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। एक सब्जेक्ट को अच्छे से तो कर लीजिए एटलीस्ट। आप सबको पता है कि टेट एग्जाम स्टडी पर मैं हिस्ट्री करवा रही हूँ, तो कल वहाँ भी जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो वहाँ शुंग वंश जो है स्टार्ट किया था मैंने, अब कर्णम वंश और सातवाहन वंश भी वहाँ कंप्लीट कर दूंगी। तो इसी तरह है कि हमारा प्राचीन भारत जो है वहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मध्यकालीन इतिहास को हम स्टार्ट करेंगे।
मॉडर्न हिस्ट्री मैं सोच रही हूँ अपने चैनल पे करवा दूँ, क्या कहते हैं आप चाहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री मैं अपने चैनल पर करवाऊँ जल्दी जल्दी? तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री हमारी जल्दी कंप्लीट हो जाए, प्लस इकोनॉमिक्स का लेक्चर सोच रही हूँ, देख रही थी मैं कि कल आपको इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर दूँ। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आप क्या चाहते हैं। बाकी सिविक्स कंप्लीट होने वाली है, आपके लिए खुशी की बात यह है कि सिविक्स मैंने कंप्लीट करवा दी जो मैंने बोला था। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का आप बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर। गुड नाइट।